नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं मुकुल शर्मा। तो आइए अब खबरें देखते हैं तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन सिंगापुर की उन्होंने संसद का दौरा किया, जहां पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि सिंगापुर सिर्फ साझेदार देश ही नहीं है, बल्कि हर विकासशील देश के लिए प्रेरणा है। पीएम मोदी और सिंगापुर के उनके समकक्ष की मौजूदगी में भारत और सिंगापुर के बीच 4 MOU पर हस्ताक्षर हुए। भारत और सिंगापुर के बीच डिजिटल प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पार्टनरशिप, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा और शैक्षिक सहयोग और कौशल विकास के क्षेत्र में 4 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री के साथ बाद में एक सेमीकंडक्टर यूनिट का भी दौरा किया। पीएम मोदी ने वहां पर ओडिशा के विश्व कौशल केंद्र से भारतीय प्रशिक्षुओं के साथ बातचीत भी की। प्रधानमंत्री मोदी के दोपहर के भोजन की मेजबानी सिंगापुर के वरिष्ठ मंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री ली सिएन लूंग ने की। बाद में प्रधानमंत्री ने सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगारत्नम और आधिकारिक आवास पर उनसे मुलाकात की। सिंगापुर में अपनी यात्रा के समापन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस लीडर्स के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम भारत में कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। पीएम ने बताया कि अगर दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला कोई विमानन क्षेत्र है तो वह भारत में है। पीएम मोदी ने एमआरओ सरकार की प्राथमिकता बताया। पीएम ने बिजनेस लीडर्स से कहा कि आपको हवाई अड्डों के विकास में निवेश करने के लिए भारत आना चाहिए। प्रधानमंत्री की सिंगापुर यात्रा पर विदेश मंत्रालय में सचिव जयदीप मजूमदार ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों के अलावा दोनों नेताओं ने भारत की एक्ट ईस्ट नीति और इस नीति में आसियान के महत्व सहित कई क्षेत्रों और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव को एक वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया। पीएम ने कहा कि आज भी लाखों लोग सूर्य मंत्र का जाप करते हैं। दुनिया भर के कई संस्कृतियों में अपने तरीके से सूर्य का सम्मान किया जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि हजारों साल पहले लिखे गए वेदों में भी सूर्य की महत्ता को दर्शाया गया है। पीएम ने कहा कि ये महोत्सव सूर्य के प्रभाव का जश्न मनाने के लिए पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ेगा। ये महोत्सव हमारी धरती को एक बेहतर प्लानेट बनाने में मदद करेगा। पीएम मोदी ने अपने संदेश में कहा कि बहुत कम समय में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 100 से अधिक देशों ने सदस्यता ग्रहण कर ली है, जो कि एक संग मील है। 90 और देशों को पूर्ण सदस्यता देने पर काम चल रहा है। पीएम ने कहा कि इस संगठन का विकास वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड के विजन को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण है। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव भारत की मेजबानी में दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बुधवार को जारी बीजेपी की 67 उम्मीदवारों वाली पहली लिस्ट जारी हुई। बीजेपी ने विभिन्न समाज के छोटे छोटे और वंचित समुदायों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया है। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर पेंच फंसा हुआ है। इसी वजह से कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की पूरी सूची भी नहीं जारी कर पा रही है। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कांग्रेस का शीर्ष नेता आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन स्थानीय कांग्रेस नेता और आम आदमी पार्टी से गठबंधन के पक्ष में नहीं है। आम आदमी पार्टी हरियाणा में 90 में से 10 से 11 सीट की मांग कर रही है, जबकि कांग्रेस सिर्फ 6 से 7 से अधिक सीटें देने को तैयार है। दोनों दलों के संभावित गठजोड़ को लेकर बीजेपी हमलावर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में चयनित पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 प्रदान किए। शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि वो महिलाओं का सम्मान करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस नीति में विद्यार्थियों के कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने विजयवाड़ा में प्रकाशम बैराज का भी निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर गुरुवार को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा सहित अन्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। आंध्र प्रदेश के जकुकुलमनकालम व कवूलगुरु गांव और तेलंगाना के खमम गांव का भी उन्होंने दौरा किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में अभूतपूर्व संकट की स्थिति है और ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की टीम 24 घंटे सातों दिन काम कर रही है और केंद्र ने भी भरपूर सहयोग दिया है। केंद्रीय अंतर मंत्रिमंडलीय दल आंध्र प्रदेश के बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा कर रहा है। इस दल ने प्रकाशम बैराज जाकर बांध के क्षतिग्रस्त गेट का निरीक्षण किया। ये दल कृष्णा, एनटीआर, गुंटूर और अन्य क्षेत्रों का दौरा कर रहा है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की अगर बात की जाए तो भारी बारिश के कारण शहर में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है। लोगों का घरों से निकलना दुभर हो गया है। तेलंगाना में मुलुगु के मेदाराम वन में भारी बारिश की वजह से पेड़ों को भारी नुकसान हुआ है। इस दौरान करीब 50,000 पेड़ जड़ से उखड़ गए। दिल्ली एनसीआर में भी गुरुवार शाम को बादल जमकर बरसे। झमाझम बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया, लेकिन इसके कारण लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या का भी सामना करना पड़ा। गुजरात के देवभूमि द्वारका में बारिश के बाद स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। बारिश की वजह से बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। वहीं पीजीवीसीएल इलाकों में बिजली आपूर्ति के लिए लगातार काम कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में पहले संयुक्त कमांडर सम्मेलन की अध्यक्षता की। उन्होंने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में उनके अमूल्य योगदान के लिए सशस्त्र बलों की सराहना की। सम्मेलन की थीम सशक्त और सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों का परिवर्तन के रूप रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत एक शांतिप्रिय राष्ट्र है और शांति बनाए रखने के लिए सशस्त्र बलों को युद्ध के लिए तैयार रहने की जरूरत है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि अगर हम प्रतिस्पर्धा और सहयोग को लेकर आगे बढ़े तो देश की प्रगति में अहम भूमिका निभा सकते हैं। भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय गृह मंत्री को कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक को वापस लेने के लिए पत्र लिखा है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर विस्तार से विचार करने के लिए बनाई गई जेपीसी की बैठक संसद भवन परिसर में हुई। चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने कहा कि हमारा उद्देश्य ये है कि एक ऐसा बिल लेकर आएं जो वक्फ के उद्देश्यों को साकार करते हुए गरीबों, महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के लिए फायदेमंद हो। भाजपा के सदस्यता अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर पहुंचे। जेपी नड्डा ने लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की, उनको एक बार फिर से पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालवाड़ में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि घूम लिया मैंने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। देश भर में प्रतिष्ठित कुंभ मेला 2025 को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हैदराबाद के नाडम्मा इंजीनियरिंग कॉलेज में 9वीं कुंभ मेला तैयारी के आयोजन को लेकर गोलमेज बैठक एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। देश भर में 7वां राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के कटनी में पोषण अभियान के अंतर्गत पोषण माह का आयोजन किया गया। कुपोषण से निपटना ही मिशन पोषण 2.0 की आधारशिला है। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने के मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि इस मुद्दे पर राजनीतिकरण करना दुर्भाग्य की बात है। तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले में पुलिस ने मुठभेड़ में 6 माओवादियों को ढेर कर दिया। घटना छत्तीसगढ़ की सीमा के पास काराकागुडेम मंडल के रघुनाथ पालिम के पास की है।
तेलंगाना पुलिस ने गुरुवार को कोमराम भीम आसिफाबाद जिले के जैनून मंडल में अनुसूचित जनजाति समुदाय की एक महिला के साथ दुष्कर्म और हत्या का प्रयास करने के आरोप में एक ऑटो चालक को गिरफ्तार किया है। असम कैबिनेट की बैठक में राज्य के मूल निवासियों के हितों की रक्षा के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि सरकार असम समझौते की 6ठी अनुसूची के संबंध में उच्च स्तरीय समिति की 67 सिफारिशों में से 57 को लागू करेगी। दिल्ली नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 12 जोन में से 7 जोन में जीत हासिल की है। आम आदमी पार्टी को सिर्फ 5 जोन में ही जीत हासिल हो पाई। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में भरत ज्वेलर्स के यहां दिन दहाड़े डकैती का आरोप मुठभेड़ में, आपको बता दें, जो आरोपी था मुठभेड़ में ढेर हो गया। एसटीएफ के डिप्टी एसपी धर्मेश राही की टीम के साथ हुई मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी डकैत मंगेश यादव को मार गिराया गया। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी और सीबीआई द्वारा उन्हें गिरफ्तार करने को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। झारखंड हाईकोर्ट ने संथाल परगना में बांग्लादेशियों की घुसपैठ के मामले में दायर जनहित याचिका पर एक बार फिर सुनवाई की। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि संथाल परगना में बांग्लादेशियों की घुसपैठ की स्थिति अलार्मिंग है और इसकी वजह से इलाके की डेमोग्राफी प्रभावित हो रही है। केंद्र सरकार संथाल परगना में बांग्लादेशियों की घुसपैठ के मामले में उन्होंने कहा कि सरकार कोर्ट में जल्द ही एक विस्तृत जवाब दाखिल करेगी। झारखंड हाईकोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 12 सितंबर को तय की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने विकिपीडिया को फटकार लगाते हुए कहा है कि अगर वो भारतीय कानून का पालन नहीं कर सकता तो कोर्ट केंद्र से विकिपीडिया पर भारत में रोक लगाने को कहेगा। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन लाल निशान के साथ शेयर बाजार बंद हुआ। सेंसेक्स 151 अंकों की गिरावट के साथ 82,201 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दूसरी तरफ निफ्टी 53 अंकों की गिरावट के साथ 25,145 के स्तर पर बंद हुआ। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए रिजर्व बैंक ने 7.2% की विकास दर का अनुमान लगाया है। आईएमएफ ने भारत के लिए अपने विकास अनुमान को संशोधित कर 7% पर रखा है। वहीं विश्व बैंक ने भी वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान को 7% तक बढ़ा दिया है। और फिलहाल एक्सप्रेस 100 में हम यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। अरे ऋषि, आज स्कूल नहीं गए? 3 महीने से फीस नहीं भर पाई तो निकाल दिया स्कूल ने। कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने न टूट जाएं। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है, हमें भी होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी। दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत एक्सप्रेस 100 में। अब आइए एक बार फिर से खबरें देखते हैं तेज रफ्तार से। फिक्की एफएलओ चेन्नई चैप्टर की ओर से महिला उत्थान, सत्ता, राजनीति और अन्यथा में अनदेखी बाधाएं विषय पर आधारित कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि देश के 111 यूनिकॉर्न में लगभग 18% का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। पिछले 1 दशक में महिलाओं की भूमिका में सुखद बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल केवल उसी संघर्ष विराम पर सहमत होगा जो ये गारंटी देगा कि दक्षिण गाजा और मिस्र के बीच सीमा क्षेत्र का उपयोग हमास के लिए जीवन रेखा के रूप में कभी नहीं किया जा सकता। नेतन्याहू ने 42 दिनों तक चलने वाले समझौते के पहले चरण में तथाकथित फिलाडेल्फिया गलियारे की वापसी की अपनी स्पष्ट अस्वीकृति को दोहराया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण वापसी प्रभावी रूप से असंभव हो जाएगी।
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ बातचीत के संकेत उन्होंने दिए हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पुतिन ने कहा कि भारत, चीन और ब्राजील दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कर सकते हैं। वहीं रूसी शहर व्लादिवोस्तोक में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में बातचीत के दौरान पुतिन ने कहा कि 2022 में जब जंग शुरू हुई थी तब तुर्की ने दोनों देशों के बीच समझौता कराने की कोशिश की थी। हालांकि उन शर्तों को कभी लागू नहीं किया गया था। अब नए सिरे से बातचीत शुरू करने के लिए पिछली कोशिशों को आधार बनाया जा सकता है। पुतिन ने कहा कि हमारा मुख्य लक्ष्य यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र को कब्जे में लेना है। अमेरिका में चुनाव के मुद्दे पर एक बार फिर राष्ट्रपति पुतिन निशाने पर हैं। अमेरिका ने राष्ट्रपति चुनावों में दखल देने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाने का रूस पर आरोप लगाया। अटॉर्नी जनरल मैरिक गारलैंड ने रूस के सरकारी मीडिया RT पर आरोप लगाया कि वो अमेरिकी दर्शकों तक छिपे हुए रूसी संदेशों को बनाने और पहुंचाने के लिए टेनेसी की एक फर्म को $1 करोड़ दिए गए हैं। अमेरिका ने मीडिया से जुड़े जिन 10 लोगों पर प्रतिबंध लगाया है उनमें RT के प्रमुख मार्गरीटा सिमोनियन का नाम भी शामिल है। गारलैंड ने कहा कि अमेरिकी संस्थानों पर जनता के भरोसे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अमेरिकी चुनाव को लेकर खुफिया जानकारी में कहा गया है कि रूस अमेरिकी चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश में लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस कमला हैरिस की जगह ट्रंप को राष्ट्रपति पद पर देखना चाहता है। जो बाइडेन प्रशासन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर चुनाव में हस्तक्षेप का आरोप लगाया है। हालांकि रूस ने बाइडेन प्रशासन के आरोपों को नकारते हुए उन्हें बेतुका करार दिया। अमेरिका की जॉर्जिया में एक हाई स्कूल में गोलीबारी में 4 लोग मारे गए जबकि 9 लोग घायल हो गए। पुलिस ने कत्ल के आरोप में 14 साल के एक लड़के को गिरफ्तार किया है जो उसी स्कूल का छात्र है। गोलीबारी की खबर के बाद जब पुलिस पहुंची तो हमलावर ने आत्मसमर्पण कर दिया। गिरफ्तार हमलावर की पहचान कोल्ट ग्रे के रूप में की गई है। अधिकारियों के मुताबिक हमलावर पर एक व्यस्त की तरह मुकदमा चलाया जाएगा। हमलावर कोल्ट ग्रे की गतिविधियों पर पहले भी FBI को शक था और पिछले साल मई में FBI ने परिजनों से पूछताछ की थी। कोल्ट ग्रे ने उस वक्त गोलीबारी की धमकी दी थी लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया गया था। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वो उन लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हैं जिनकी जान बेहद मूर्खतापूर्ण बंदूक हिंसा के कारण चली गई। उन्होंने कहा कि बंदूक हिंसा जैसी महामारी को समाप्त करना उनकी प्राथमिकताओं में से एक है और इसलिए उन्होंने दोनों दलों के समर्थन से अधिनियम पर हस्ताक्षर किए हैं। जर्मनी के म्यूनिक शहर के नाजी डॉक्यूमेंटेशन सेंटर और इजरायली वाणिज्य दूतावास के नजदीक पुलिस फायरिंग में एक संदिग्ध व्यक्ति की मौत हो गई। बापियान पुलिस ने कहा है कि दूसरे संदिग्ध के कोई संकेत नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन ने मिशेल बार्नियर को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। उन्होंने 2016 से 2021 तक यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के बीच ब्रेक्सिट पर वार्ता की थी। बार्नियर दक्षिणपंथी रिपब्लिकन पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। फ्रांस और यूरोपियन यूनियन दोनों जगहों पर वो कई वरिष्ठ पदों पर रहे हैं। बार्नियर को अब एक ऐसी सरकार बनानी होगी जो नेशनल असेंबली में टिकाऊ साबित हो। दरअसल फ्रांस में 3 प्रमुख राजनीतिक धड़ों का वर्चस्व है लेकिन किसी भी धड़े को बहुमत हासिल नहीं है। फ्रांस में 2 महीने पहले अचानक कराए गए चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला था। नासा के वाणिज्यिक चालक दल के कार्यक्रम के प्रबंधक स्टीव स्टिच ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स कभी भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे नहीं थे। स्टार लाइनर हमेशा वापसी वाहन के रूप में उपलब्ध था। ISS प्रबंधक डाना केल ने कहा है कि स्टार लाइनर के मुद्दों की समीक्षा के बाद कहा कि बिना चालक वाले कैप्सूल की उड़ान अब 6 सितंबर से पहले नहीं होगी। नासा ने पुष्टि की कि अगले साल अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी के लिए SpaceX का वाहन इस्तेमाल किया जाएगा।
ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया के बाहर जंगलों में लगी आग से 20% जंगल जलकर राख हो गया है। आग को बुझाने के लिए अग्निशमन कर्मी लगातार जुटे हुए हैं। कुछ हद तक इस पर काबू पाने में सफलता भी पाई है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने साइके मुख्यालय में पदक विजेता और भारतीय दल के अन्य खिलाड़ियों के साथ मुलाकात की। खेल मंत्री ने महिलाओं के 400 मीटर T20 वर्ग में कांस्य पदक जीतने वाली दीप्ति जीवन को 30 लाख का चेक देकर सम्मानित किया। एशियाई ओलंपिक परिषद 8 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में होने वाले आगामी 44वीं OCA आम सभा में अपने नए नेतृत्व का चुनाव करेगी। इस अवसर पर एशियाई ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष रणधीर सिंह को आधिकारिक रूप से OCA के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में घोषित किया जाएगा। कपिल परमार ने पैरा जूडो में भारत को कांस्य पदक दिलाकर इतिहास रच दिया है। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कपिल परमार ने 60 किलोग्राम पुरुषों के J1 वर्ग में ब्राजील के खिलाड़ी को हराकर कांस्य पदक पर अपना कब्जा जमाया। पेरिस पैरालंपिक में भारतीय तीरंदाज हरविंदर सिंह ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वे पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज बन गए हैं। हरविंदर ने लगातार दूसरे पैरालंपिक खेलों में पदक जीता है। इससे पहले उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया था और पैरालंपिक खेलों में कोई पदक जीतने वाले वो पहले भारतीय तीरंदाज बने थे। पेरिस पैरालंपिक में पैरा तीरंदाज हरविंदर सिंह के स्वर्ण पदक जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि पैरा तीरंदाजी में एक बहुत ही खास स्वर्ण पदक है। पेरिस में चल रहे पैरालंपिक 2024 में पैरा स्प्रिंटर सिमरन शर्मा महिलाओं की 100 मीटर T12 के सेमीफाइनल में जीत हासिल कर फाइनल में पहुंच चुकी हैं। अपनी दृष्टिबाधिता के बावजूद पैरालंपिक में स्वर्ण जीतने तक का सिमरन शर्मा ने एक लंबा सफर तय किया है। आर्मी सर्विस कोर में काम करने वाले सिमरन के पति गजेंद्र सिंह की उनसे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में नियमित रूप से प्रशिक्षण देते हैं। कपिल परमार ने पैरा जूडो में भारत को कांस्य पदक दिलाने में सफलता हासिल की। 60 किलोग्राम पुरुषों के J1 वर्ग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कपिल परमार ने ब्राजील के खिलाड़ी को हराकर कांस्य पदक पर अपना कब्जा जमाया। जर्मनी में जारी आपको और खबरें बताएंगे, लेकिन इस बीच जो खबर आ रही है आपको बता दें, सिंगापुर के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश लौट चुके हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सिंगापुर की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। इस दौरान तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि अब स्वदेश लौट आए हैं सिंगापुर और बुनेई यात्रा के बाद। आपको बता दें, इन दोनों देशों के बीच संबंधों को न सिर्फ एक नई मजबूती मिली है, बल्कि नए इस सहयोग से और भी संभावनाओं का जो द्वार हैं वो भी खुलते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें, ना सिर्फ ब्रुनेई बल्कि सिंगापुर की भी अगर बात की जाए तो भारत और सिंगापुर के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुए अलग अलग क्षेत्रों में भी। हालांकि सिंगापुर से पहले जब प्रधानमंत्री ब्रुनेई गए थे वहाँ भी हमने देखा था अलग अलग क्षेत्रों के लिए किस तरीके से जो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे। और फिलहाल अब प्रधानमंत्री का जो सफल दौरा है पूरा हो गया है। ब्रुनेई और सिंगापुर के 3 दिवसीय दौरे पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि अब स्वदेश लौट चुके हैं। आपसे कुछ देर पहले की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से ना सिर्फ ब्रुनेई की बात की जाए और इसके साथ साथ सिंगापुर, दोनों देशों के साथ भारत के जो आर्थिक संबंध हैं वो और प्रगाढ़ होते हुए नजर आएंगे इस सफल यात्रा के बाद। बल्कि इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है वो भी, उसकी झलक भी
ना सिर्फ ब्रुनेई बल्कि सिंगापुर में भी नज़र आती है। और उसके बाद से ही अगर देखा जाए, क्योंकि आर्थिक तौर पर अगर देखा जाए कई ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे अपार संभावनाएं हैं और उन्हीं को लेकर MOU पर जो साइन हुए हैं, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस दौरान आपको बता दें, ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमने देखा था, पहले ब्रुनेई की अगर बात की जाए तो अंतरिक्ष, रक्षा, ये तमाम वो क्षेत्र थे, ऊर्जा, जहाँ पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी थी। इसके साथ साथ अगर सिंगापुर की बात की जाए तो सिंगापुर के साथ भी भारत ने 4 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और यहाँ भी कहीं ना कहीं व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए अब जो पूरे प्रयास हैं वो किए जाएंगे। इस दौरान हमने देखा था प्रधानमंत्री ने जो बिजनेस लीडर्स हैं उनके साथ बैठक भी की थी। इसके साथ ही जो चिप सेंटर था उसका भी उन्होंने दौरा किया था। और ये वो तमाम ऐसे अवसर जिनकी आने वाले समय में ना सिर्फ मांग निकल कर आएगी बल्कि ये कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान करेंगे दोनों देशों को, और उसके साथ साथ जो अर्थव्यवस्था है वो और मजबूत होती हुई नज़र आएगी। सिंगापुर दौरे को लेकर माना जा रहा था कि मैन्युफैक्चरिंग के रूप में जब हम बात करते हैं और उस नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है भारत, जो कि एक नए रूप में अब लगातार अग्रसर है, जो विकास है वो लगातार हो रहा है और भारत का प्रयास है कि वो अपने आप को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करे। उस नज़रिए से दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण था। और इस दौरान ना सिर्फ हमने यहाँ पे देखा सिंगापुर में जो प्रधानमंत्री की अलग अलग बैठकें रहीं, द्विपक्षीय जो बैठक हुई, उसमें भी इस बात पर जोर रहा कि किस तरीके से जो मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करते हैं या डिजिटलीकरण की बात करते हैं, कनेक्टिविटी की बात की जाए तो कैसे इसके ज़रिए लगातार जो दोनों देश हैं ना सिर्फ अपने संबंधों को मजबूत कर सकते हैं बल्कि एक दूसरे को जो सहयोग दे सकते हैं उससे दोनों देशों को कितना लाभ मिल सकता है। साथ ही स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा कौशल विकास की स्थिति के बारे में भी इस दौरान बात की गई। आपको बता दें, सिंगापुर की अगर बात की जाए तो 4 MOU पर हस्ताक्षर इस दौरान हुए थे। और सेमीकंडक्टर हब की जब हम बात करते हैं, भारत में लगातार हमने देखा है जो निवेश है वो बढ़ा है और अब जो सेमीकंडक्टर है उसका जो निर्माण की बात की जाए तो वो भी अब लगातार होने की बात कही जा रही है। और ब्रुनेई और सिंगापुर की यात्रा इसलिए काफ़ी अहम थी जो कि अब पूरी हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफलतापूर्वक स्वदेश लौट चुके हैं। इन तस्वीरों में भी आपने देखा। फिलहाल हमारे इस एक्सप्रेस न्यूज़ में भी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।